भारत के लिए उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 7 बहनों की भूमि कहा जाने वाला नॉर्थ ईस्ट क्यों है भारत के लिए इतना जरूरी? दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट पर और भी कई देश हैं जो नजर गड़ाए बैठे हैं, जिनके बारे में जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, हर देश दूसरे देशों के हिस्सों पर कब्जा ही करना चाहता है। लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट की इम्पोर्टेंस जानेंगे तो पता चलेगा कि हर कोई नॉर्थ ईस्ट के पीछे क्यों पड़ा है। आज की इस वीडियो में आपको एक एक चीज डिटेल में समझाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्वी हिमालय की गोद में बसी ये 7 बहनें असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और इन 7 बहनों का एक भाई भी है सिक्किम, जिनका क्षेत्रफल 2,62,184 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 8% है। ये सारे स्टेट्स भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से घिरे हुए हैं और 5,182 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1,640 किलोमीटर म्यांमार के साथ, 1,596 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ और 1,395 किलोमीटर चीन के साथ शेयर करते हैं, जिस वजह से पड़ोसी देशों के साथ लिंक एस्टैब्लिश करने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारे राज्य भारत की मुख्य भूमिका से सिर्फ एक कॉरिडोर की वजह से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपको हैरानी तो तब होगी जब आपको पता चलेगा कि इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम रोड्स के थ्रू नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, ये पश्चिम बंगाल में भूमि की एक छोटी सी पट्टी है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुम्बी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। इस घाटी के ऊपरी हिस्से को डोकलाम रीजन कहा जाता है, जिसमें भारत, नेपाल और भूटान का ट्राई जंक्शन है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसका साफ साफ मकसद चिकन नेक पर कब्जा करना था। करीब 72 दिनों तक ये विवाद चला। India and Chinese troops clashed in Nakula in Sikkim last week. 2017 में चीन की तरफ से हुए इस विवाद की असली वजह अनऑथराइज्ड भारत के समीप और भूटान के इलाके में सड़क निर्माण करना था। जब भारत ने इसका विरोध किया तो चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। उनके इस बर्ताव का जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों, चीन के भारत के इतने करीब आ जाने से खतरा काफी बढ़ गया था, क्योंकि अगर एक बार चीन यहाँ तक आ जाता तो वो भारत पर आसानी से निगाह रख सकता था। जिस वजह से भारत क्या कर रहा है, उसकी सेना कहाँ मौजूद है और भारत अपने नॉर्थ ईस्ट हिस्से के लिए क्या कर रहा है, ये सब उसके लिए पता करना बहुत आसान हो जाता, जो भारत के लिए काफी बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। एक और ऐसा देश है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया पर नजर गड़ाए बैठा है, उसके बारे में भी जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। 1947 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब सिलीगुड़ी कॉरिडोर अस्तित्व में आया था। तभी से चीन की इस पर बुरी नजर थी, लेकिन 1975 में सिक्किम जब भारतीय राज्य बना तब भारत को एक रणनीतिक बढ़त हासिल हो गई थी, क्योंकि भारत सिक्किम से नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड चुम्बी वैली से चीन पर निगाह रख सकता था। चिकन नेक पर असम राइफल्स, वेस्ट बंगाल पुलिस, इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कड़ी निगाह रहती है। तो सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी क्या खासियत है कि चीन हाथ धोकर इसका पीछे पड़ा है। पूरे भारत में सबसे पहले सूर्योदय होने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत के कुल जंगलों में से 25% जंगल केवल नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एशिया का सबसे साफ गांव मावलिया नांग स्थित है। यही नहीं, बल्कि इस गांव की लिटरेसी रेट 100% है, जिसका मतलब है कि यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। जहाँ आप अंग्रेजी बोलने के नाम से ही डर जाते हैं, वहीं इस गाँव में ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के असम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजली भी मौजूद है। नागा बटालियन, इनके बारे में कौन नहीं जानता। इनका नाम सुनते ही दुश्मन की हवा निकल जाती है। इस रेजिमेंट के सैनिक मुख्य रूप से नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दूसरे पड़ोसी राज्यों के ही होते हैं। भारत का पहला कार्बनिक स्टेट सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ ईस्ट की कई जनजातियां तो ऐसी भी हैं जहां पर महिलाएं घरों की प्रधान होती हैं, जिसने सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को पीछे छोड़ दिया है, जो कि जेंडर इक्वालिटी का एक बड़ा उदाहरण है। और जो लोग जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, उन्हें यहाँ जरूर जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ के सारे राज्य इतने सुंदर हैं कि वो आपका मन मोहने कोई कसर नहीं छोड़ते। नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर 51 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, जिनमें फूलदार पौधों की कुल 15,000 प्रजातियों में से 8,000 प्रजातियां केवल नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं।
भारत देश में पाई जाने वाली 1500 में से 800 एंडेंजर्ड फ्लोरल स्पीसीज इन 8 राज्यों में पाई जाती हैं। यहाँ पर 3600 से ज्यादा इंसेक्ट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके अलावा 422 प्रकार की मछलियों की प्रजातियां। आज के समय में भारत में पक्षियों की 1314 प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल नॉर्थ ईस्ट में ही 850 है और 267 से ज्यादा मैमल्स की संख्या नॉर्थ ईस्ट में है। इन सबको एक साइड रख दिया जाए तो यहाँ के फेमस पर्सनालिटीज जैसे कि हिमा दास, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, बाईचुंग भूटिया, लवलीना बोरगोहेन और दीपा कर्माकर जैसी ना जाने कितनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उभरे हुए सितारे हैं, जिन्होंने भारत का मान और गौरव बढ़ाया है। इतनी खासियत होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए जरूरी नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम भारत के विकास को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे नॉर्थ ईस्ट का फायदा उठाया था। जब भारत ब्रिटिशर्स के कब्जे में था तब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिशर्स यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे, और भला कमाते भी कैसे ना, तो भारत आए ही इसलिए थे कि अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा कर पाएं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स इन राज्यों से कोई मतलब नहीं रखते थे, और अगर ब्रिटिशर्स से पहले देखा जाए तो भारत में जितने भी सम्राट या राजा हुए हैं उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि भारत की मेन लैंड से दूर था तो इस पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जब भारत ब्रिटिशर से आजाद हुआ तो सरकार का थोड़ा थोड़ा ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकर्षित हुआ। सबसे पहले तो सरकार ने इन राज्यों को स्टेटहुड का दर्जा देना शुरू किया, जिसकी शुरुआत असम से हुई। सन 1947 में असम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट घोषित किया गया। फिर सन 1963 में नागालैंड को फॉर्मल स्टेट का दर्जा मिला, जिसके बाद तो समझो सबका ही नंबर आ गया। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को सरकार ने स्टेटहुड का दर्जा दिया। बाकी बचे हुए तीनों को 1975 में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिजोरम को एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने के पीछे सरकार का क्या मकसद था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से सरकार का मानना था कि जो इन स्टेट्स के लीडर बनेंगे वो अपने अपने राज्यों में विकास पर ध्यान देंगे, जिससे इन राज्यों की तेजी से तरक्की होगी, जिसका रिजल्ट आज आप लोग देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज उभर कर आई हैं, जिन्होंने भारत की तरक्की में 4 चांद लगा दिए हैं। साथ ही वहाँ कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं जिनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे मनीराम देवान, असम का पहला चाय का बागान स्थापित करने वाले असम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें 1857 में इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रची थी। रानी गाय दिनलियो, आजीवन कारावास काटने वाली ये रोंगमे नागा स्पिरिचुअल और राजनीतिक नेता थी, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। इन्हें स्वतंत्रता के बाद रिहा करके पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया नागा बटालियन के लिए भी पॉपुलर है, जिनका नाम सुनकर दुश्मन भी थर थर कांपने लगते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट क्यों है भारत के लिए इतना जरूरी। भारत सरकार कैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों से अपनी जीडीपी बढ़ा सकती है और कैसे भारत का विकास दोगुना कर सकती है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देख चुके हैं कि पूर्वोत्तर भारत एक ऐसी जगह है जहां से हम दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ही आसानी से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भारत की बाउंड्री लाइन कई पड़ोसी देशों से मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा 1640 किलोमीटर म्यांमार से मिलती है। इसलिए इसे म्यांमार के लिए भारत का भूमि पुल कहा जाता है, जिससे भारत म्यांमार के संबंध अच्छे होंगे और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर भारत में एक तरफ असम के हरे भरे चाय के बागान है, तो एक तरफ मणिपुर की प्राचीन नदियाँ, कहीं मिजोरम की लुभावनी पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं नागालैंड के लोकप्रिय त्योहार। पूर्वोत्तर भारत में 200 से ज्यादा जनजातियों का घर है। यहाँ कई लोकप्रिय त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, सिक्किम का पंग लेप्सोल आदि। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें से एक है वाटर रिसोर्सेज, जो देश के वाटर रिसोर्सेज का लगभग 34% है। साथ ही हाइड्रो पावर पोटेंशियल में भारत का लगभग 40% है। इसके अलावा भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया घूमने के लिए भी काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जिन पर आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नजारे आपने सिर्फ एआई और मूवीज में ही देखे होंगे। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहाँ टूरिस्ट की भीड़ को कम नहीं होने देता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि नागालैंड में ईटांकी, सिक्किम में कंचनजंगा, मणिपुर में केबुल लामजाओ, मेघालय में बालपक्रम, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और असम में डिब्रू सैखोवा।
इतनी सारी टूरिस्ट प्लेसेस होने के कारण यहाँ पर अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जो सरकार की जीडीपी बढ़ाने में काफी मदद करती है। सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जो नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास में काफी मदद करती हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना, जिसमें लगभग 5,301 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने और सुधार करने के लिए अप्रूवल दिया गया है। नेशनल बैम्बू मिशन 2018, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार ने नॉर्थ ईस्ट एरिया के विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाई। दोस्तों, अगर इतने फायदे गिनकर भी आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए इतना जरूरी नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक ही जगह पर इतनी सारी क्वालिटीज होना किसी भी देश की तरक्की में चार चांद लगा सकते हैं। अब वो इस देश की सरकार के हाथ में है कि वो कैसे सही तरीके से उन क्वालिटीज का इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं उस देश की जो चीन के अलावा भी भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में इंटरेस्टेड है, तो वो देश है जापान। जापान अब तक इस एरिया में $2 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है और आज नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसका काफी योगदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान और भारत के रिलेशन सदियों पुराने हैं और कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज भी हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होता है और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।